जय हिंद। आज हम देखेंगे 18वीं सदी में भारतीय समाज की सामाजिक संरचना कैसी थी, या फिर यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की सामाजिक दशा का क्या हाल था। इस क्वेश्चन में हम 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज की विशेषताओं को जानेंगे। तो होता यूँ है कि देखिए 18वीं शताब्दी जो है ना, वो भारत की राजनीतिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो, तीनों दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था ये। तो इस काल में एक तरफ तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसमें अब छोटे छोटे स्तर पर कई राजाओं का उभर कर सामने आना नए नए छोटे राज्यों को जन्म देने का कारण बन गया। अब ये एक ऐसा समय था जब भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि संपूर्ण भारत जो है वो किसी एक छत्र छाया के नीचे नहीं था। जैसे कि पहले मुगल हम पर राज कर रहे थे, तो उस प्रकार से कोई एक शक्तिशाली राज्य नहीं था। सारे छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग राज्य बन गए थे, जो अपने हिसाब से अपने इलाके को चला रहे थे। तो इसमें हम आगे क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सामाजिक दशा कैसी थी उस समय, जाति प्रथा का क्या प्रभाव था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति का क्या हाल था, धार्मिक अंधविश्वासों को जानेंगे, सामंती समाज के बारे में जानेंगे, संस्कृति, शिक्षा, धर्म और कला को पहचानेंगे इस समय के समाज में। तो सबसे पहले हम सामाजिक दशा को देखते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से भारत में ना अनेक असमानताएं थीं। आर्थिक रूप से भी भारतीय समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें शासक वर्ग था, जागीरदार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, इसमें व्यापारी थे, फिर आगे उद्योगपति थे, किसान, साधारण मजदूर हो गए। तो इस तरह से कई हिस्सों में बटा हुआ था। ये सभी जो थे वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। तो मतलब भारतीय सामाजिक स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शोचनीय थी, क्योंकि एक तरफ यूरोप था जो ज्ञान और बोध के युग में उदय हो रहा था उसका, और एक तरफ भारतीय समाज है जो कि अपने पतनशीलता की तरफ जा रहा था। भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता, एकता, बंधुत्व जैसी चीज़ों का पतन हो चुका था। राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अराजकता और अस्थिरता का दौर था, क्योंकि उस समय असुरक्षा बहुत थी। छोटे छोटे राज्य बन चुके थे, अब कौन सा राज्य किस पर आक्रमण कर दे कब पता ही नहीं चलेगा। बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं के कारण नारियों की स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। दूसरी तरफ सामाजिक संरचना की तरफ देखा जाए तो उसमें धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा था, समाज के नाम पर बंटवारे हो रहे थे, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भी तीव्रता से विभाजन होता हुआ देखने को मिल रहा था। समाज में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में आगे बटे हुए थे, और इन प्रत्येक वर्गों की अपनी खुद की सैकड़ों जातियाँ आगे उपस्थित थीं, उपजातियाँ भी थीं इनकी। और 18वीं शताब्दी में संस्कृति और शिक्षा का भी पतन हो चुका था। नेक्स्ट है जाति प्रथा। हिंदू धर्म में शुरुआत से ही अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, और 16वीं शताब्दी में ना भक्ति आंदोलन ने क्या किया, हिंदू धर्म में जो कठोरता थी ना उसे कम करने का प्रयास किया। किंतु 18वीं शताब्दी में ऐसे किसी आंदोलन के अभाव के कारण क्या होता है कि जाति प्रथा फिर से अपने चरम पर पहुंच जाती है। यानी कि भले ही जाति प्रथा जो है वो प्राचीन काल की देन है, किंतु 18वीं शताब्दी में इसने अपना नकारात्मक रूप धारण कर लिया था। समाज धार्मिक आडंबरों में जकड़ गया था। वर्ण व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 4 वर्णों के इस श्रेणी क्रम में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और शूद्र सबसे नीचे। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के समाज पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसका उल्लंघन करना धर्म के प्रतिकूल माना गया। वहीं प्रत्येक वर्ग का खान पान भी अलग था, रहन सहन अलग था, वेशभूषा हो गई, आचार विचार हो गए, हर चीज़ चारों वर्णों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस समय जाति प्रथा इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में समाज में उपलब्ध थी कि अंतर जाति विवाह को सामाजिक दृष्टि से बुरा समझा जाता था, और यहाँ तक कि जातियों में आपस में उठना बैठना, खान पान भी निषेध था। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण के आधार पर ना समाज को श्रेणीबद्ध तरीके से विभाजित किया हुआ था, सभी को उनके कार्यों के हिसाब से बांटा हुआ था। तो इस विभाजन के कारण क्या हुआ कि व्यक्ति की योग्यता को अनदेखा किया गया, और उसके स्थान पर जन्म के आधार पर यह तय किया गया कि कौन क्या बनेगा। एम श्रीनिवासन के अनुसार संस्कृतिकरण, जो कि अगर कोई निम्न श्रेणी वाला है, कोई भी श्रेणी वाला है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। अगर वह सबसे उच्च श्रेणी वाले के रीति रिवाजों को अपना ले, तो चाहे वो किसी निम्न जाति से हो, जनजाति से हो या अन्य वर्ग से हो, उसके रीति रिवाज, मूल्य, जीवन शैली जब अगर ऊंचे वाले की अपना लेगा तो उसे सामाजिक प्रतिष्ठा दे दी जाएगी, या फिर उसे इज्जत के भाव से देखा जाने लगेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ऐतिहासिक रूप से।
इस समय वर्ण व्यवस्था इतनी ज़्यादा कठोर हो गई थी कि समाज का एक वर्ग अस्पृश्य समझा जाता था। उस वर्ग को उसके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यहाँ तक कि उस वर्ग के लोगों को छूना तो दूर, देखना भी स्वयं को अशुद्ध कर लेना समझा जाता था। और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो उच्च वर्ग के लोगों के कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं, विद्यालयों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। अब इस समय की जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा शोचनीय थी। वे पुरुषों पर निर्भर रहती थी। उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण पर्दा प्रथा भी प्रचलन में थी। हालांकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का कुछ खास प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गांव या फिर निम्न वर्ग की स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा जैसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इस कुप्रथा के कारण स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो शिक्षित स्त्रियों को शीघ्र विधवा होने वाली माना जाता था, किंतु फिर भी संपन्न राजपूत परिवार हो गए, बंगाल के कुछ वैष्णव और अमीर जमींदार हो गए, यहाँ की लड़कियों के अलावा भारत में जो नारी वर्ग था ना, वो शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वास। इस समाज में लड़की का पैदा होना परिवार के लिए अभाग्य समझा जाता था, इसलिए बाल वध प्रचलन में था। पत्नी से पूर्व पति की मृत्यु हो जाने पर भी पत्नी को ही दोषी समझा जाता था। तो इस प्रकार के जो धार्मिक अंधविश्वास थे ना, इनकी वजह से स्त्रियों की दशा काफ़ी ज़्यादा शोचनीय थी। हिंदू समाज में स्त्री का दूसरे धर्म में विवाह करना अपराध समझा जाता था। 18वीं सदी के समय के जो मुस्लिम राजा थे वे कन्याओं की मांग करते थे उन्हें वेश्या बनाने के लिए। तो इस डर से लोग अपनी कन्याओं को पहले ही मार देते थे। अपनी कन्या का छोटी जाति में विवाह न करना पड़ जाए इसलिए उसको 10 वर्ष से पहले ही विवाहित कर दिया जाता था। आर्थिक कारणों से भी बनारस के राजकुमारों, चौहान राजपूत, पंजाब के बेदी, काठियावाड़ के जडेजा लोग और इसी की तरह से मुसलमान भी, तो मुस्लिम लोग भी अपनी कन्याओं का जन्म होते ही उनका दम घोंटकर या फिर उन्हें अफीम की ज़्यादा मात्रा प्रदान करके उन्हें मार देते थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैक्स मुलर एक बात कहते हुए पाए जाते हैं कि ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें कि सती प्रथा के बारे में कहा गया है। तो उनका कहना ये है कि हिंदू लोगों द्वारा सती प्रथा के बारे में ना गलत कथन पढ़ा गया है। सती प्रथा जैसी कोई प्रथा है ही नहीं है यहाँ पे, उनका ऐसा कहना है। बाकी 1780 और 90 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। नेक्स्ट है सामंती समाज। अब होता कि देखो कि 18वीं शताब्दी से पहले ना अमीर वर्ग बहुत सारे थे। अमीर वर्ग में जैसे प्रशासक हो गए, अध्यक्ष हो गए, राजा, नवाब, ज़मींदार हो गए, ये लोग इसमें शामिल होते थे। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि लोगों को ऋण देना इन्होंने शुरू कर दिया था। यही लोग आगे चलकर सामंत अमीर हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा मंदिरों के पुजारी हो गए या फिर पूजा करने वाले ब्राह्मण हो गए। मुसलमानों में मौलवी, पीर, फ़कीर जो सूफ़ी होते थे। जैन धर्म में संत और सिखों में प्रबंधक जो होते थे, इनके पास भी आय के बहुत सारे स्रोत थे। इन पर अब भरपूर मात्रा में चढ़ावा चढ़ता था जिसका ये लोग दुरुपयोग करना आरंभ कर चुके थे। क्या होता है कि इन अमीर लोगों के पास कृषि की बहुत सारी भूमि आ चुकी थी। समाज में कई जातियां थी जो कृषि से जुड़ी हुई थी। इनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ना, ये जातियां मुख्यतः शामिल थी। लेकिन वैश्य और राजपूत जो थे वो कृषि को कुछ खास अच्छा व्यवसाय नहीं मानते थे। इन अमीर जमींदारों के अधीन काम करने वाले जो लोग होते थे वे उत्तर भारत के जाट, गुज्जर और अहिल्य थे, जिनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी और समाज में भी इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। अब 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में क्या हो रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदुस्तान में ना अधिकांश भागों में गिरावट की स्थिति आ चुकी थी। समाज में कई जगहों पर रूढ़िवादी और परंपरावादी विचार जो थे ना वो प्रभावशाली हो चुके थे। जो सांस्कृतिक विरासत होती थी जिसमें कला आते थे, संगीत आते थे, तो उन सबको मुगल दरबार जब था ना उस समय इन सभी को संरक्षण प्रदान था। दरबार में कई बड़े बड़े कलाकार जो थे वो उपस्थित होते थे। राजाओं द्वारा उन्हें पेंशन दी जाती थी, किंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों पर इनका भार आ गया और वो उन्हें संभाल नहीं पाए क्योंकि उनके पास आर्थिक दृष्टि से वे संपन्न नहीं थे। मुगल दरबार में राजनीतिक और सैनिक असफलताओं के बावजूद भी वहाँ पर दर्शन शास्त्र, साहित्य और नृत्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था और इनके दरबार की चर्चा विश्व भर में की जाती थी। इसी काल में उर्दू भाषा का भी उदय हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किसी भी राज्य द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से शिक्षा और साहित्य का विकास स्थानीय राजाओं या फिर ये कहें कि जो जिम्मेदार राजा थे उनके संरक्षण पर निर्भर हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। अब 18वीं शताब्दी के समाज में ना शिक्षा व्यवस्था जो थी उस पर भी कुछ खास सुधार देखने को हमें नहीं मिलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो भाषा, संस्कृति और साहित्य पर आधारित थी, जिसमें हिंदू बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे। मुस्लिम बच्चे गाँव के मकतब में ही पढ़ने जाते थे, जहाँ पर फ़ारसी या फिर अरबी भाषा का ज्ञान दिया जाता था। फ़ारसी भाषा का प्रयोग तो इस हद तक बढ़ गया था कि सरकारी दस्तावेज़ों में भी फ़ारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाने लग पड़ा था। दक्षिण भारत में शिक्षा या फिर हम कहें कि साहित्य का जो केंद्र था वो मठ या विहार थे, जहाँ पे छात्र क्या वेद, उपनिषद और हिंदू दर्शन शास्त्र को पढ़ते थे। बंगाल में शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा था। यहाँ पर व्याकरण, सामान्य साहित्य और पौराणिक कथाओं को पढ़ाया जाता था। व्याकरण जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी चलती थी, क्योंकि पाणिनि की जो अष्टाध्याय है उसी का यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता था। लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, किंतु घर के भीतर। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म। ये इकलौता बिंदु है जहाँ पर हमें सकारात्मकता देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय का जो धर्म था वो धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज़्यादा थी लोगों में। इस समय मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे गरीब, राजा हो या जमींदार, उनकी वेशभूषा, रहन सहन इत्यादि जो थे ना, उनमें कोई खास अंतर नहीं था। इस समय के समाज में हिंदू और मुस्लिम दो प्रमुख धार्मिक समुदाय थे जो एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ कर चुके थे। उस समय के डच पर्यटक इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह इकलौता राष्ट्र ऐसा था जहां पर हिंदू और मुसलमान यानी कि दो अलग धर्म प्यार से रह रहे थे, अन्यथा अन्य देशों में इससे विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के विभिन्न धार्मिक समुदाय जो हैं वो एक दूसरे के पर्व हो गए, त्योहार हो गए, इसमें खेलते हुए नजर आते हैं। भारत के विषय में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहाँ पे धार्मिक झगड़े होते थे। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार जहाँ जाति प्रथा है, पर्दा प्रथा है, इस तरह की कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी, वहीं समाज के दूसरे अंग में धार्मिक निरपेक्षता भी हमें देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है हमारा कला। अब कला के क्षेत्र में भी 18वीं शताब्दी में कोई विशेष उपलब्धियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था जो काफ़ी ज़्यादा अलग था। मुगल दरबार में जिन्हें कला के नाम पर संरक्षण प्राप्त था, अब वे प्रांतों की तरफ जाने लगे थे, जिनमें हैदराबाद, लखनऊ और जोधपुर मुख्य थे। लेकिन नए चित्रकला के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कांगड़ा और राजपूत घरानों में नई शैली का विकास हुआ, जिसमें कांगड़ा चित्रकला या फिर लघु चित्रकला के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयपुर, जोधपुर और अलवर में भी चित्रकला की नई शैली का विकास हुआ, जिसमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। बीकानेर की जो सबसे प्रसिद्ध नाथद्वार शैली है ना, वो इसी काल में विकसित हुई थी। स्थापत्य कला की भी दृष्टि से जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद जो भवन निर्माण कला है उसमें विदेशी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत के जो सांस्कृतिक जीवन था या फिर सामाजिक जीवन था ना, उसमें बहुत बड़ी कमजोरियां थी, जिसमें विज्ञान और तकनीकी का अभाव था। एक तरफ यूरोपीय राष्ट्रों में कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति फल फूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में भारत के सामाजिक जीवन में रूढ़िवादिता को अपनाया जा रहा था। मुगलों के पतन के बाद प्रांतीय शासकों का उदय हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मींदारों की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि भले ही उत्पादन व्यवस्था में जाति प्रथा का प्रभाव था, कि जन्मजात से ही भले कोई व्यक्ति इतना कुशल नहीं है कि वह लोहे का निर्माण कर सके, लोहे की कोई वस्तु बना सके, लेकिन फिर भी वह उसी कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बावजूद भी सामंती प्रथा जो थी ना, वो समाप्त नहीं हुई थी। तो अंत में आप ये कह सकते हो कि भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से पहले की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि अंग्रेज़ों को एक अच्छा खासा साम्राज्य प्राप्त हो गया, जिस पर उन्होंने सुधार के नाम पर शासन किया।